नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मैं नोएडा के एक इलाके में एक फ्लैट पर बने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। प्लाट के मालिक ने प्लाट की देखभाल के लिए मुझे वहां टिका दिया था। प्लाट के मालिक की उस प्लाट पर बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। मुझको महज 8,000 पगार मिलती थी, पर बेकार बैठे रहने की बजाय ये भी बुरा ना था। न जाने कितने लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली पगार पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता है। कईयों को तो काफ़ी ख़राब हालात में रहना पड़ता है, पर मैं संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी, वहीं कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। कुल मिलाकर मेरी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन सीमा नाम की लड़की से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। सीमा से परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में सीमा मेरे पास आती थी और मेरी बातों को गुलजार कर जाया करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट था, खासकर सीमा के आने के बाद से। सीमा समय समय पर मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर मुझे इसका ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में मुझे सीमा से काफ़ी कुछ मिलता था। परेशानी तब हुई जब सीमा की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने मुझसे बड़ी मांग कर दी। राकेश, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, ये उसने मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 1 लाख रुपए? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या सीमा? मैंने चौंक कर उठते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया? सीमा से प्यार से कहा, देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 1 लाख इतने रुपए तो मेरी साल भर की पगार के बराबर हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 10 साल की पगार के बराबर नहीं है ना। एकाएक सीमा का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 10 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मीटू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है। फिर तुम्हारी क्या बिसात है? ये क्या कह रही हो सीमा? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो। मैंने दलील दी। देखो, 1 लाख रुपए तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे ये तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, कहते हुए सीमा चली गई और मैं हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से मैं काफ़ी चिंतित रहने लगा था। मेरी कुल पगार 8,000 महीने थी, जिसमें से 3,000 रुपये तो मैं सीमा पर ही लुटा देता था। 1,002 रुपये घर भेज दिया करता था। बाकी मेरे खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा मेरा मालिक था, जो 1-2 महीने से ज़्यादा की एडवांस पगार नहीं दे सकता था। तो फिर क्या था? अगर सीमा ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले से ही नोएडा आया था। ऐसे कोई जानकार भी नहीं था जिससे मुझे पैसों की मदद मिल सके। सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक उपाय आया। सीमा को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या कर देना, पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने लाश को प्लाट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। मैं खुद शिकायत करूंगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा।
फिर अगली बार जब फ़ीमा मुझसे मिलने आई तो मैंने उसका दिल खोल कर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया। आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना, मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा, मैंने फ़ीमा को बाहों में भरते हुए कहा। फ़ीमा को इस बात से मतलब नहीं था कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में मैं तुम्हें अपना जिस्म देती हूँ तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। फ़ीमा बोली, अगर ज़रूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ देती। फिर हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। मैं सोच रहा था कि आखिरी बार फ़ीमा को जिस्म को भोग रहा हूँ, इसके बाद तो इसे ख़त्म ही कर देना है। इसलिए जमकर उसके बदन पर मजा ले रहा था। फ़ीमा सोच रही थी कि आज 1 लाख रुपए लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर मैंने फ़ीमा का गला दबा दिया, फिर लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। मुझको अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं आराम से सो गया। अगले दिन सुबह मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन कर जानकारी दी, एक औरत की लाश फ्लैट के एक कोने में पड़ी हुई है। मुझको ये गुमान था कि पुलिस को आसानी से चकमा दिया जा सकता है और इसके लिए मैंने खुद पुलिस से शिकायत करने की तरकीब बनाई थी। शिकायत करने वाले पर पुलिस भला क्यों शक करेगी, मैंने ये सोचा था। पुलिस ने आकर सबसे पहले फ़ीमा को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अनजान शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मैं बहुत खुश हुआ, मुझे अपनी योजना कामयाब होती दिखाई दी, पर मुझे नहीं पता था कि पुलिस शक के आधार पर मुझे पूछताछ के लिए आ गया। फिर मामला सुलझ गया। मैं ज़्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाया और मैंने अपना जुल्म कबूल कर लिया। इस तरह फ़ीमा के लालच ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और जिस्मानी आकर्षण से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझको सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी थी। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।